अगर हम ये सोच रहे हैं कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो रिपीट करेंगे, वो राजनीतिक होगा। उसका सरकार की अचीवमेंट या डिस अचीवमेंट के साथ बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जैसा ये क्लेम करते हैं कि 5 गुटों में भाजपा बटी हुई है, मैं 5 गुटों की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाजपा इस वक्त इस तरीके से चुनावों में जाने की कोशिश में है कि वो ऑटो मोड पे है और वो चुनाव जीते हुए हैं। आप में भी फेलियर रहा है, तो आप कैसे देखते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को और सरकार की परफॉर्मेंस में आप अंतर कैसे कर रहे हैं? 30 साल के राजनीति में वीरभद्र सिंह जैसे स्टॉलवर्ड एक बड़े खिलाड़ी के सामने खड़े रहना, ना केवल खड़े रहना, भिड़ना। जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा की सीट जीत गए, लेकिन विधानसभा की वो जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए, बिल्कुल वहां भाजपा बिल्कुल हारी। बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कुछ और मुद्दा है कोई कि एज ऑफ टुडे तो बीजेपी कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर रही है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कोई साझा करना चाहें आप यहाँ पे? तो हमने वो बड़ी ऐसी खबर लग गई, वो अब राजनीतिक खबरें बड़ी ऐसी होती हैं तो कि मेरे पे पथराव कब हुआ। अब मैं तो पहले ये हो गया कि 6:45 बजे अखबार कहाँ से आई। दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग कि हमने लगाई होगी। उन्होंने बाकी जितनी भी प्रोमिनेंट अखबारें थी सब खंगाली, उसमें कहीं नहीं मिली। जब मेरी वाली अखबार निकाली तो उसमें फ्रंट पेज पे स्कूप लगा हुआ। इमीडिएटली रिएक्ट कर देना कि भाई ऐसा हुआ और ऐसा नहीं है। सही और गलत डिस्कशन में चला जाएगा। जब सही और गलत डिस्कशन में चला जाएगा तो वो एक स्टेप पीछे भी चले जाएंगे कि ठीक है, लेकिन अपना पॉइंट रखने में 1 ही मिनट लगता है। तो काम हो रहे हो तो कम्युनिकेशन होती है, मंचों पे जोर जोर से अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बल्द एयरपोर्ट, एक ईंट नहीं लगी। अगर आपने इसको आउटसोर्स कर देना है या प्राइवेट सेक्टर को दे देना है जो आपकी सरकार के हैं, तो फिर आपके जो ब्यूरोक्रेट है ये किस लिए बैठे हैं? अगर ये नहीं चला पा रहे हैं तो फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन पूछेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और आज का सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, इतिहास का है। आज का सवाल है कि क्या सुक्खू मिशन रिपीट के साथ इतिहास बदलेंगे या नहीं, और क्या विपक्ष के पास एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कोई असल में स्ट्रेटेजी है। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ गवर्नेंस पर और रियल परफॉर्मेंस पर। तो मेरे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं अरविंद कंवर। तो आज की चर्चा अरविंद जी के साथ। क्या लगता है अरविंद जी कि आपको जो आज एक हमने हेडिंग दी है कि कहीं इतिहास ना गढ़ दें सुक्खू, तो कैसे देखते हैं कि मिशन रिपीट पहले पिछली सरकारों में भी एक ब्रांडिंग का एजेंडा चलता रहा है, लेकिन अगर इस मुद्दे पर बात करें कि कहीं इतिहास ना गढ़ दे सुक्खू, तो कैसे आप देखते हैं इस समय सरकार की परफॉर्मेंस को? देखिए, सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं इतिहास रचने की बात या इतिहास गढ़ने की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। सरकार की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उस एंगल से आप जाओगे तो बहुत सी कमियां चर्चा में आ जाएंगी। तो हम सरकार की कमियां और खूबियां आज चर्चा में नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इतिहास कैसे गढ़ेंगे। इतिहास जो है विशाल, वो एक राजनीतिक तरीके से गढ़े जाते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो रिपीट करेंगे, वो राजनीतिक होगा। उसका सरकार की अचीवमेंट या डिस अचीवमेंट के साथ बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है सीटों के बंटवारे, टिकटों के बंटवारे, विरोधी दल की अपनी कार्यकुशलता, उनकी कार्यप्रणाली, चुनाव लड़ने की कार्यकुशलता, किसको खड़ा किया, किसको बिठा दिया, कोई निर्दलीय आया। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। सुक्खू उसमें माहिर हैं। यह ठीक है कि वो राज्यसभा के इलेक्शन में चूक गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी उस चूक को समझ गए होंगे और दोबारा शायद वो चूक ना हो। लेकिन अब जो ये बैटिंग चलेगी, राजनीतिक बैटिंग, ये एक अलग टर्फ पे चलेगी। अब उस टर्फ में एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और दूसरी तरफ अभी कौन है, ये भाजपा ने तय नहीं किया कि कौन है। अगर भाजपा ये सोच रही है कि वो एक सार्वजनिक रूप से, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़ेंगे किसी चेहरे को घोषित किए बिना, तब भी वो दिक्कत में आएंगे। क्योंकि जैसा ये क्लेम करते हैं कि 5 गुटों में भाजपा बटी हुई है, मैं 5 गुटों की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाजपा इस वक्त इस तरीके से चुनावों में जाने की कोशिश में है कि वो
ऑटो मोड पे है और वो चुनाव जीते हुए हैं। आपने बात की कि सरकार की परफॉर्मेंस का कोई मिशन रिपीट पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से आपने अभी बताया, लेकिन जिस तरह की कमिटमेंट्स थी गवर्नमेंट की, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री ने अपने मंचों से कहा या सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंचों से कहा, वो कमिटमेंट्स में भी फेलियर रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को और सरकार की परफॉर्मेंस में आप अंतर कैसे कर रहे हैं? देखो विशाल, जो मतदाता होता है ना, इसकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, उसके बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पॉलिटिशियनों से नहीं होती हैं। जो उसको मिल जाए वो बोनस है, तो वो बोनस के साथ ही जीता है जी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी चुनावों में 2 साल पड़े हैं जी, और उन 2 सालों के अंदर यहां कौन कौन से पिटारे खुलेंगे, ठीक है ना। आप जो घोषणाओं की बात कर रहे हो, उस घोषणाओं को 3 साल हो गए। इन पिछले 3 सालों में आपको उस घोषणाओं के विरोध में अपोजिशन कहीं नजर आई? कहीं नजर नहीं आई। वो ये सोच रहे हैं कि चूंकि वो घोषणाएं हुई हैं और वो इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं, तो इसलिए पब्लिक के अंदर रिजेंटमेंट है और पब्लिक की रिजेंटमेंट जो है वो इतनी बढ़ेगी कि जब 5 साल कंप्लीट होंगे तो 2027 में कांग्रेस की सरकार को बहुत बुरी तरीके से हार मिलेगी। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी उस 27 के लिए 2 साल पड़े हैं। बिल्कुल। तो पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट है। आखिर के 1 साल में, आखिर के 6 महीने में क्या पता कितने पिटारे खुल जाए, कि खोल दो पिटारे आगे तो देखेंगे, नहीं आए तो अपोजिशन संभालेगी, सत्ता में आएगी, वो देखेगी लोन कैसे चुकाने। इस वीडियो को जब हम कर रहे थे इससे पहले कि, क्योंकि हमें कोई टॉपिक जब चूज करना था, तो कल हम वैसे ही एक चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन है शायद जो एज ए जर्नलिस्ट ऑब्जर्व किया कि 24 घंटे उनके दिमाग में पॉलिटिक्स चलती है। कल बड़े आप एक बात कर रहे थे कि 24 घंटे पॉलिटिक्स चलती है, कैसे देखते हैं इस चीज को? वो व्यक्ति राजनीति में ही जीते हैं और जो लोग सुखविंदर सिंह सुक्खू को कॉलेज टाइम से, यूनिवर्सिटी समय से जानते हैं, उनको पता है कि वो किस तरीके से राजनीति करते हैं। 30 साल मैं देखो 30 साल के राजनीति में वीरभद्र सिंह जैसे स्टॉलवर्ड एक बड़े खिलाड़ी के सामने खड़े रहना, ना केवल खड़े रहना, भिड़ना, शरेआम मंचों पे भिड़े। आपने वीरभद्र सिंह के कई ऐसी बाइट्स भी देखी जहां पे उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर बहुत कुछ कहा। बिल्कुल। उसके बावजूद मुख्यमंत्री बन जाना और आप सोचो कि भाजपा ने जहां कांग्रेस की सरकार गिराने की सोची, वहां कांग्रेस की सरकार गिरी। बिल्कुल, ठीक है। चाहे वो कर्नाटक ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, इन्होंने जो प्रयास स्ट्रेटेजी बनाई सक्सेसफुली, महाराष्ट्र कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश चूक गए। बिल्कुल। जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल, ठीक है, राज्यसभा की सीट जीत गए, लेकिन विधानसभा की वो जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए, बिल्कुल, वहां भाजपा बिल्कुल हारी। बिल्कुल। तो आप सोचो कि वो हार इसलिए गई क्योंकि राज्यसभा तो आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू से ले ली, बाकी 9 सीटों पे फिर उनकी रणनीति चलनी शुरू होगी राजनीतिक, क्योंकि एक जो आपने उनको 4 स्टेप पीछे करवाया, धक्का दिया राजनीतिक, वो संभल गए। और अब तो 24 घंटे राजनीति में है। मतलब ये उस समय छात्र राजनीति से चलता है कि 24 घंटे राजनीति में रहते हैं। अगर उन्होंने विशाल शर्मा को देख लिया, विशाल शर्मा के हाव भाव समझ लिए, तो विशाल शर्मा के हाव भाव से ही विल एनालाइज कि विशाल शर्मा इस वक्त क्या सोच रहा है। तो विशाल शर्मा सोच रहा है कि अच्छा तो कोई नहीं, विशाल का इलाज करते हैं, तो अगले आधे घंटे में विशाल का इलाज हो जाएगा, है ना। तो विशाल उनके साथ चोपर में भी हो सकता है, विशाल उनके साथ कार में भी हो सकता है, विशाल उनके साथ कहीं भी हो सकता है, तो विशाल का इलाज हो जाएगा। तो ये ठीक है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक इमेज जो उन्होंने थोड़ा सा वो जो होता है ना इमोशनल टच, थोड़ा सा स्माइली फेस जो नहीं है, वो थोड़ा सा वो बन जाए तो फिर तो पूर्ण राजनीतिज्ञ है, लेकिन पूर्ण तो कोई भी नहीं होता। पूर्ण तो कोई भी नहीं होता, लेकिन राजनीतिज्ञों वाली पूरी गतिविधियां चल रही हैं और बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लूंगा कि बीजेपी के पास, क्योंकि नेचुरली अब इलेक्शंस पास आने वाले हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है, खैर अभी बीजेपी की लीडरशिप के ऊपर भी हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन क्या बीजेपी के पास एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कुछ और मुद्दा है कोई, कि सिर्फ उसी पे ही जी रहे कि लोगों की जो है वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं और वो एक इलेक्शन एजेंडा रहेगा, कि कोई और स्ट्रेटेजी रहेगी इन इलेक्शंस में? देखो, एज ऑफ टुडे तो बीजेपी कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर रही है। एज ऑफ टुडे तो बीजेपी यही सोच रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, तो ऑटो मोड पे हम आ रहे हैं। यस, लेकिन आ कैसे रहे हैं वो अब देखने वाली बात है।
चूंकि ये मैं पहले भी कहता हूं कि 68 सीटों पे जब विधानसभा के चुनाव होने हैं तो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो इतने ओवर एक्साइटेड हैं कि उनको लगता है कि एमएलए तो हम बने हुए हैं, लड़ाई है वो मंत्री कैसे बनना। ठीक है। तो वो मंत्री बनने के चक्कर में मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधायक भी ना बन पाए, क्योंकि हर एक वो नेता जो इस वक्त ये मान के चल रहा है कि ये 2027 एक बेस्ट टाइम है उसके लिए जब वो एमएलए बन सकता है बीजेपी के अंदर, बिल्कुल, तो वो टिकटों की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। और उसको ये लगता है कि अगर टिकट नहीं मिली तो मैं इंडिपेंडेंट जाऊंगा। ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट जाएगा तो नुकसान बीजेपी वाले को देगा। अब ये अलग बात है कि वो मार्जिन कितने हैं, लेकिन ये तो आप बात करें कि बीजेपी जो सोच रही है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो भी तो किसी रणनीति पे काम कर रहे होंगे। वो भी तो जब चुनाव में उतरेंगे तो वो वॉकओवर के लिए तो उतरेंगे नहीं। काफी लंबे समय से आप पत्रकारिता में, कोई ऐसा पुराना किस्सा जो कोई आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कोई साझा करना चाहें आप यहाँ पे, कि जो जिस एंगल से आपने ये बात कही है? देखो, मेरे इनके साथ 2 खतरनाक वाले एक्सपीरियंस थे, दूसरा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तो पहले दूसरा ही पूछ लेते हैं। नहीं, दूसरा फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, पर पहला बताता हूँ हमीरपुर वाला। ये 2009 की बात है। मदन लाल शर्मा को टिकट मिली लोकसभा की, हमीरपुर लोकसभा की, और ये टिकट दिलवा के लाए। मतलब सुक्खू वाला जो ग्रुप था वो टिकट दिलवा के लाया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दावेदारी नरेंद्र ठाकुर ने की हुई थी कि मैं, नरेंद्र ठाकुर उन दिनों कांग्रेस में होते थे, तो ये रणनीति बना रहे थे हमीरपुर बाजार में कहीं एक जगह बैठ के कि मदन लाल शर्मा आ रहा तो उनका स्वागत कैसे करना है। तो बाहर से गुड्डू के समर्थकों ने पथराव कर दिया। ये अंदर बैठे हुए थे। तो मेरे ब्यूरो ने, मैं चूंकि वहां से 5 किलोमीटर दूर ऑफिस है हमारा, हेड ऑफिस, तो मेरे को ब्यूरो का फोन आया कि सर ऐसे ऐसे पथराव हो गया। और ही वाज एमएलए फ्रॉम नादौन। तो ही केम, मतलब उसने बोला आप आ जाओ देखते हैं क्या हुआ। तो मैं आ गया, तो वहां जो डीएसपी वगैरह थे उन्होंने उसको लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश की और बाहर से ताला लगा दिया ताकि अंदर ना कोई घुसे। तो अब वो डिजिटल मीडिया का जमाना नहीं था, बिल्कुल, वो एक स्टिल फोटोग्राफी, फिर वो एग्जैक्टली, तो पेन ड्राइव से आती थी और कुछ आती थी। तो उसने मेरे को वो फोटो आई और हमने वो खबर, जैसे हम उस समय की पत्रकारिता, जैसे आज पत्रकारिता करते हैं, उस समय भी वैसी पत्रकारिता करते थे कि जो है दिख रहा वो बोलेंगे। तो हमने वो बड़ी ऐसी खबर लगी वो। अब राजनीतिक खबरें बड़ी ऐसी होती हैं क्योंकि उसमें मसाले पड़ जाते हैं ना, कई चीजें की, इस गुट ने किया पथराव, उसने ये किया। और मैं हीरानगर में रहता था, तो मैं मॉर्निंग वॉक करना और मॉर्निंग वॉक करके 6:45 बजे वापस आना। तो मेरे को फोन बजा मेरा मोबाइल पे, 072 बजा। मैंने कहा ये सुबह 7:15 बजे किसका फोन आ गया ना, नंबर सेव नहीं। तो मैंने फोन उठा लिया, तो आगे से मुख्यमंत्री जी की कॉल आई, ये विधायक थे, तो कि मेरे पे पथराव कब हुआ। अब मैं तो पहले ये हो गया कि 6:45 बजे अखबार कहाँ से आई। ठीक है। तो मैंने कहा कि अब जहां मैं रहता हूं वहां अखबार नहीं आती 6:45 बजे। तो मैंने कहा जी मैंने अभी अखबार नहीं देखी है, तो 9 के करीब आती है, रहता मैं पोश इलाके में, पर अखबार लेट आती है। तो आपने स्पेस लिया होगा थोड़ा, स्पेस लिया क्या हुआ ना कि पहले तो मैं ये रात की 7:15 बजे फोन कहां से बज गया। तो समय के पक्के 9 बजे फिर फोन बज गया और आई वॉज एंटिसिपेटिंग। 9 बजे फिर फोन बज गया कि अब क्या हुआ। मैंने कहा वो तो चलो बाद की बात है कि अखबार कहां से आई, पहले ये बताओ कि आपके पास अखबार नहीं, खबर कहां लगी वो तो बात की बात है, पहले ये बताओ कि 7:15 बजे आपके पास अखबार कैसे आ गई। हाँ। तो अब हम वो अखबार थे उस दौर में जो दिल्ली जाते थे। मैं पहला वो एंटर करता जिसने दिल्ली में अखबार पहुंचाई, भवन सदन, पॉलिटिशियन जो हिमाचल के थे उनके ऑफिस घरों में जानी। तो ही सेड की मोहसिना की तरह इस वक्त कांग्रेस की प्रभारी थी हिमाचल की। तो ही सेड की वो तुम दिल्ली अखबार भेजते हो और दिल्ली में अखबारें जल्दी पहुंच जाती है, 5 सवा 5 बजे लोगों के घरों में आ जाती है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि उनके मैडम के पहुंच गई, तो मैडम ने फोन किया कि तुमने बनना तो प्रदेश के नेता है और एक जिला तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, तो सवेरे तुमने क्लास लगा दिया। उन्होंने ये तो बताया नहीं कि अखबार में कौन सी भी खबर लगी है। मैंने ड्राइवर भेजा नादौन, सारी अखबारें उठवा ली, सारी अखबारें उठवाई, तो पहले सारी अखबारें देखी, दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग कि हमने लगाई होगी। उन्होंने बाकी जितनी भी प्रोमिनेंट अखबारें थी सब खंगाली, उसमें कहीं नहीं मिली। जब मेरी वाली अखबार निकाली तो उसमें फ्रंट पेज पे स्कूप लगा हुआ। तो इस तरीके से उनके पास आया। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपकी जहां गाड़ी खड़ी थी, इनकी गाड़ी का नंबर 2627 था और मेरी गाड़ी जो थी 0002 थी। मैंने कहा आपकी जो क्रीम कलर की स्कॉर्पियो खड़ी थी उसके बगल में मेरी काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी थी, तो मैं खुद वहां था। तो ये मत कहो, नहीं कहते तो किसी भी अखबार ने नहीं लगाई। मैंने कहा दैट इज अ सेपरेट थिंग कि किसी भी अखबार ने लगाई, पर यह मत कहो कि इंसिडेंट नहीं हुआ। इंसिडेंट होना, नहीं छापना एक अलग चीज है,
पर इंसिडेंट नहीं हो, आप मुझे क्लेम करें कि इंसिडेंट हुआ ही नहीं। इंसिडेंट तो हुआ ना, कहते हैं हाँ वो तो हुआ, नहीं लगाते। मैंने कहा वो एक अलग चर्चा, उस पर हम कभी भी बैठ के कर लेंगे कि लगानी थी या नहीं लगानी थी। मेरा पॉइंट ये है कि ही क्विकली रिएक्ट, इस समय नहीं लेते कि देखेंगे फिर सोचेंगे फिर बताऊंगा इसको किसी दिन, क्विकली रिएक्ट। मतलब आज का टॉपिक आज ही खत्म कर दो। कल आपने देखा वो हड़ताल वाली, डॉक्टरों की मैं हड़ताल उसी सवाल पे आने वाला था। मैं खुद का अपना एक इंडिविजुअल वीडियो भी डालने वाला था, लेकिन बड़े सारे लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, वो कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि ये दबाव में नहीं आए। एटलीस्ट सामने दिख रहा है कि जो वीडियो आया सब कुछ सामने आया, एक डिसीजन लिया, जांच कमेटी बिठाई गई, लेकिन उसके बाद किसी हड़ताल से किसी से दबाव में नहीं है। मैं बोला तो कैसे देखते हैं इसको? मैं बोला, मैं अपना किस्सा बता रहा हूँ कि ही क्विकली रिएक्ट, इमीडिएटली रिएक्ट कर देना कि भाई ऐसा हुआ और ऐसा नहीं है। सही और गलत डिस्कशन में चला जाएगा। जब सही और गलत डिस्कशन में चला जाएगा तो वो एक स्टेप पीछे भी चले जाएंगे कि ठीक है, लेकिन अपना पॉइंट रखने में 1 ही मिनट लगता है हमको। तो ये अब चाहे डॉक्टर वाला किस्सा था, 1 मिनट में सस्पेंड और टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। बाद में उनको लगा कि हो सकता है कि जल्दीबाजी में हो गया हो, तो ही सेड कि आप स्ट्राइक वापस ले लो, हम सेकंड इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं, जो भी आउटकम आएगी वो बात की बात है। बिल्कुल। मैं इस बात की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये ऐसा नहीं कि इनकी तारीफ की बात हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर इस तरीके के डिसीजन राजनीतिक रूप से और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये और लेना शुरू करेंगे तो अगले 2 साल भाजपा को और भारी पड़ने वाले हैं। बिल्कुल। मुझे जो चीज एक खल रही थी, जब मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैं सुक्खू बहुत इनको कई सालों से जानता हूं ना, मैं बात कर रहा हूं 2009 की, 2025 खत्म होने को आ रहा है, इट्स बीन 16 इयर्स नाउ। तो उससे भी पहले मतलब 17-15 साल से मैं इनको जानता हूं, इनकी राजनीति को भी देख रहा हूं, यूथ कांग्रेस से लेके प्रदेशाध्यक्ष से लेके एमएलए से लेके चीफ मिनिस्टर तक की सारी राजनीति। हम ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को मिलते हैं तभी आप उसको समझते हैं। हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, हम जैसे ये राजनीति करते हैं पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, हम सोचते हैं इसमें ना। तो मैंने इनको देखा है, तो आई वाज जस्ट मिसिंग दैट थिंग कि वो जो एक क्विकली रिएक्ट करने का जो इनका एक तरीका है, जो वो एडमिनिस्ट्रेशन में नजर नहीं आया। एक लथार्जिक सी अप्रोच वहां नजर आई नहीं। उसका मुझे ऐसा लगता है उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो आसपास के लोग ज्यादा हावी हो गए। अब देखो, मैंने पहले भी एक बात बोली थी विशाल, कि जो आसपास के लोग हैं वो तब आसपास के लोग हैं, तब वो उस राजयोग में है जब वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है। तो आसपास वालों को ये समझना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का मुख्यमंत्री रहना तुम्हारे राजयोग के लिए का बहुत जरूरी है। अगर इफ ही इज नॉट चीफ मिनिस्टर तो राजपाट चला जाएगा, क्योंकि बाहर जो बाकी बैठे हैं ना इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारे राजपाट को पहले लपेटने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो अगर उस राजपाट की महत्ता को समझना है, उस राजपाट को एंजॉय करना है, तो आपको उस व्यक्ति को मजबूत करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको राजपाट मिला है। ऐसे ऐसे दोस्त जिन्होंने यूथ कांग्रेस में या कॉलेज के संघ में इनका साथ दिया था, वो आज अच्छी पोस्टों पे बिठाए हुए हैं। तो ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस विद हिज फ्रेंड्स, बट क्या वो दोस्त अपना वादा निभा रहे? अच्छा, यहां पर एक और सवाल आता है कांग्रेस में कि मान लो आज तो हम बात कर रहे हैं कि कहीं सुक्खू इतिहास ना गढ़ दें, लेकिन अगर इतिहास नहीं गढ़ा तो इस चीज की अकाउंटेबिलिटी क्या लगता है आपको, कौन लेगा? कांग्रेस में अकाउंटेबिलिटी लेने का कल्चर खत्म हो गया है। अच्छा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे अगर कांग्रेस पिछले 2014 से लेकर लगातार चुनाव हार रही है और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, तो कमजोर नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर का राज्य स्तर के किसी नेतृत्व से सवाल करने की स्थिति में नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? कांग्रेस आज की डेट में राष्ट्रीय स्तर पे उस स्थिति में नहीं है जहां वो अपने किसी स्टेट के किसी नेता को ये पूछ सके कि हाँ भाई क्या कर रहे हो। वो ठीक है कि एक आंख का पर्दा रखा हुआ है कि चलते रहो, लीडरशिप है, लेकिन वास्तु स्थिति यही है, चाहे वो आप कर्नाटका में देख लो, चाहे आप कहीं और देख लो, कांग्रेस उस स्थिति में तो नहीं है सेंट्रल लीडरशिप की सवाल कर सके। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी को तो छोड़ दो, क्योंकि आप खुद ही नहीं जीत रहे हो। जब आप जीतना शुरू करोगे तो आप पूछना शुरू करोगे, जब तक आप नहीं जीत रहे आप पूछ नहीं सकते। तो अकाउंटेबिलिटी तो सवाल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार रिपीट नहीं होती है और वही कल्चर रहता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इतनी बात तो पक्की है कि जितने की विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस में आएंगे उसमें से ज्यादातर इनके ही होने हैं। ये उन्होंने घेराबंदी कर दी हुई है, चाहे वो प्रतिभा सिंह वाली फैमिली की है, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री है, जो भी बड़े अपने आप को सो कॉल्ड लीडर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस में समझते थे, वो सब साइड में बैठे हुए हैं। कोई चू नहीं है, कोई चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके काम हो रहे हैं। अगर काम हो रहे होते तो मुकेश अग्निहोत्री को मंचों पे जोर जोर से अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर वो बढ़ रहा है, गुस्सा दिख रहा है, लोगों के सामने बोले मुख्यमंत्री जी खोल दो दरवाजे, ये कर दो वो कर दो,
अधिकारियों के साथ जैसे बोलते हैं कि है ना बंद कमरे में ये नहीं होना, दैट मीन्स कि उनके भी बहुत अच्छे काम नहीं रहे। अगर काम हो रहे होते तो वो परेशान क्यों होते? तो सवाल तो बात तो ठीक है। तो वो शांति है, वो सारे उन्होंने सेट कर दिए हुए हैं। अब जिसने जितना उछलना उछल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिसकी ये दिल्ली, एक मिनट, दिल्ली जाके कोई शिकायत करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि दिल्ली वालों के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो इस वक्त नेतृत्व में परिवर्तन या कुछ ऐसी चीजें या गाइडलाइंस दे सके, क्योंकि मैंने बताया ना कि कमजोर नेतृत्व गाइडलाइंस देने की स्थिति में भी नहीं आता। और मैंने पिछले 3 साल में ऐसी कई एग्जांपल्स देखी हैं जहां पे दिल्ली से किसी नेता का नाम चलता है कि इसको बना दो, उसकी ही कंस्टिट्यूएंसी, उसी के एरिया में दूसरा नेता बन जाता है। ये किसी और दिन चर्चा करेंगे। आई हैव सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इस समय में उसका कोई फ्रेमवर्क मौजूद है दिखाने के लिए? देखो वो तो क्लेम देखो वो तो क्लेम करते हैं, पर मैंने आपको बोला ना कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर मेरे से आप लार्जर स्केल पे बात करोगे तो मैं बहुत ज्यादा परिवर्तन मेरे को नजर ही नहीं आ रहा परिवर्तन। ठीक है ना, चाहे वो आप ठेकेदारों के इशू देख लो, वहां पे पेमेंटों को लेके इफ एंड बट है, आप बाकी पेंशनर्स को लेके, ठीक है वित्तीय हालत हिमाचल प्रदेश की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने बार बार ये बात बोली है कि मुझे अभी भी उस वित्तीय हालत को अच्छे करने के कोई प्रयास नजर आ नहीं रहे, मुझे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो लोग वहां बैठे हैं, कितने की आउटपुट उन्होंने दी है, और कई सालों से कई अफसर ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल हालत को या बाकी चीजों को ठीक किया जाए, वो मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें मुझे विजन नजर नहीं आ रहा। आप प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाओगे कैसे? ठीक है ना, आप एक्साइज से सिर्फ प्रदेश का रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। आप अगर काउंटर स्टेट्स को देखेंगे तो जीएसटी कलेक्शन हर स्टेट की बहुत अच्छी बढ़ रही है, हिमाचल की नहीं है। हिमाचल की जीएसटी कलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आप जीएसटी कलेक्शन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, जीएसटी तभी होगी ना जब खरीदारी होगी। जब आप खरीदारी नहीं कुछ कर रहे तो जीएसटी कैसे होगी? दैट मीन्स कि आप यहां पे प्रोक्योरमेंट को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके या और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हो जिनके अंदर आपको परचेजिंग के ऊपर जीएसटी कलेक्शन आए। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ही स्लो चलता है, क्योंकि हम यहां पे किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते। और से वन एग्जांपल कि पूरा मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बल एयरपोर्ट, एक ईंट नहीं लगी। मेरा ये मानना है, मैं विशाल बल की बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो किसी भी स्टेट की पूरी दिशा बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास इतना बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, जो कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, जेवर। आप आज से कुछ साल पहले वहां जाते तो कुछ भी नहीं था, लोग उस रोड से निकलने से घबराते थे। आज वहां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। आप ट्राई सिटी चंडीगढ़ में देख लो, कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट, नया हाईवे निकल गया बाहर से। आप मुझे बताओ हिमाचल में क्या कर रहे हैं? हिमाचल में जो एनएच के हाईवे बन रहे हैं वो तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट जो है, जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट है, सरकार है, वो क्या बना रही है? कोई विजन है? आप गुजरात में जाओ, कोई नई सिटी बन रही है, कोई कुछ बन रहा है। आप किसी भी जगह जाओ, डेवलपमेंट के काम चले हुए हैं। आप हरियाणा में जाओ, स्मारक बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है। आप हिमाचल में देखो ना क्या बन रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप जब तक कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे बड़े काम नहीं करोगे, मतलब 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे होंगे, तब तक यहाँ स्टेट में आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? रेवेन्यू तो ऐसे आएगा ना कि जब कुछ बड़े प्रोजेक्ट लाओ। चंडीगढ़ में यूनिवर्सल स्टूडियो जैसे प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए, आप सोचो। तो आप बताओ कि चंडीगढ़ में अगर यूनिवर्सल स्टूडियो आ गया तो चंडीगढ़ की जो इनकम है, उसका जो रेवेन्यू है, उसका ग्राफ कहां पे चला जाएगा? लोग एंटरटेनमेंट के ऊपर और चीजों के ऊपर पैसा खर्चते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने जो वर्किंग कल्चर मुख्यमंत्री का देखा है वो ये है कि मैनेजर बहुत जबरदस्त हैं। मतलब मैनेजमेंट स्किल्स आप कहें तो बहुत जबरदस्त हैं, और आप अगर यूं कहें कि किसको कब कौन सी डेजिग्नेशन देनी है, किस समय पे देनी है, कितना कब उस चीज को समय अनुसार बिठाना है, वो सारी चीजें भी एक देखो, राजनीतिक रूप से तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि मैंने आपको शुरू में बोला कि ही इज अ पॉलिटिशियन, इज अ राउंड द क्लॉक पॉलिटिशियन, 24 घंटे वाले राजनीति है। मैं जो कमी मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके अंदर ये स्किल है तो वो स्किल एडमिनिस्ट्रेटिवली भी नजर आना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, अगर आप ये सोचते हो कि ये आदमी आज की डेट में इन चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर उनको प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ये बातों से नहीं हम 27 में आत्मनिर्भर हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे को पता है। ठीक है ना, कागजों का खेल मत खेलो, आंकड़ों का खेल मत खेलो, धरातल पे बताओ कि क्या कर रहे हो, ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं दुनिया घूमता है ना, हर दुनिया के हर एक शहर के अंदर
कोई एक ऐसी बड़ी चीज है जो उस दुनिया, उस शहर का मोन्यूमेंट है, उस शहर का अट्रैक्शन है। ठीक है ना। आप धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देख लो, मैन मेड है। आज भी टिकट लेके लोग मैच देखने, वो ग्राउंड देखने जाते हैं। हाँ, अब आज के समय में इवेंटर्स भी हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो लेकिन फिर आप इस चीज को कैसे मानते हैं कि कहीं इतिहास न कर दें सुक्खू? मैं राजनीतिक, वो बात राजनीतिक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो सुक्खू भी अगर फेल हो गए तो जयराम भी फेल थे, वीरभद्र सिंह भी उस तरीके से फेल ही थे, अगर बैंक लोनों से ही सरकारें चलानी है। ठीक है, मेरा पॉइंट यह है कि अगर उन लोनों से सरकार चलाने के दौर से बाहर निकलना है और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनना है तो बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी सोच के साथ काम करना पड़ेगा। उस बड़ी सोच के साथ आप काम करोगे, बड़े प्रोजेक्ट लगाओगे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करोगे, उन प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करोगे जिनके पास वो एक्सपोजर है, जो आपको उस तरीके के प्लान्स दे सकते हैं, तब आप बड़े इतिहास में जाओगे, तब आप इतिहास में अपने नाम को दर्ज कराओगे। नहीं तो आप भी मुख्यमंत्री हैं जैसे बाकी मुख्यमंत्री रहे। दूसरे राज्य में आप देखो, योगी आदित्यनाथ को इतिहास में रखा जाएगा, ना केवल राजनीतिक रूप से, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी, और उन डेवलपमेंट्स के ऊपर जो उत्तर प्रदेश का पूरा कायाकल्प कर गया। अगर इतनी बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश जैसी है, आप क्या हो उत्तर प्रदेश के सामने? पिनट हो। लगभग 500 एमएलओ के साथ वो स्टेट बैठी है, आप 68 हो। आपके पास डेवलपमेंट को करने का ज्यादा मादा होना चाहिए, ज्यादा आपके पास स्कोप है, क्योंकि आपके पास बाकी चीजों का काम करने का कम सवाल ये भी आता है ना अरविंद जी यहाँ पे कि उतनी सपोर्ट देखा जाए तो सेंटर से भी अभी इस समय पे प्राइवेट सेक्टर को लाओ, कॉर्पोरेट्स को लाओ, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स को लाओ, बड़े प्लान करो। प्राइवेट सरकारों के ऊपर डिपेंड होकर नहीं आत्मनिर्भरता होती। केंद्र सरकार से क्या लोगे? आपदा आई, उसके एनडीआरएफ के पैसे मांगने पे लड़ते रहो, 1500 करोड़ रुपए नहीं आए, 2000 करोड़ रुपए नहीं आए, 5000 करोड़ रुपए नहीं आए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, उससे डेवलपमेंट थोड़ी होनी है। प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो आप। अब मेरी एक बात, मैं आपसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। धर्मशाला की सेंटर की प्रॉपर्टी है धौलाधार होटल, सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है धर्मशाला की, राइट सर? कई प्रॉपर्टीज टूरिज्म के पास ऐसी हैं जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, उनके मुकाबले जो प्राइवेट होटल्स अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, उनके पास ना उतना इंफ्रा है ना कुछ है। लेकिन वो उन होटल्स के आप अंदर जाओगे तो आपको वैसी एम्बियंस आएगी नहीं, ना वो फूड क्वालिटी आएगी। लेकिन जब उनको प्राइवेट हाथों में देने की बात आती है तो हिमाचल फॉर सेल का उस तरफ से भी एजेंडा आ जाता है। अब मैं आपसे वही सवाल 1 मिनट के लिए ले रहा हूं कि सरकार का काम गवर्नेंस करना है, ना कि इन इंस्टीट्यूशंस को चलाना है, ना कि होटल चलाना सरकार का काम थोड़ा ना है। तो इनको अगर सरकार, बेहतर है कि अगर आउटसोर्सिंग पे जाए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोझ बने हुए हैं, तो उस तरह की पॉलिसीज लाके भी काम हो सकता है। नहीं तो फिर अगर आपने इसको आउटसोर्स कर देना है या प्राइवेट सेक्टर को दे देना है जो आपकी सरकार के हैं, तो फिर आपके जो ब्यूरोक्रेट है, ये किस लिए बैठे हैं? अगर ये नहीं चला पा रहे हैं तो फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन पूछेगा? तो मतलब आपके बोलने का मतलब है कि टारगेट्स फिक्स होने चाहिए। टारगेट फिक्स होने चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर को उन चीजों में लाओ ना जो प्राइवेट सेक्टर अपने मर्जी से करना चाहता है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपने अपने तरीके से बना रखा है, आपने अभी एक मेयर को बोलना कि आके इसको चला और हमें पैसे दे। भाई क्यों? आप मुझे अलग से तो उससे अच्छा रेवेन्यू नहीं आ सकता नहीं, पर मेरी मेहनत पता कितनी लगेगी उस पर। एक पुरानी प्रॉपर्टी को, चलती चलाई प्रॉपर्टी को एज ए इन्वेस्टर मैं अगर उसमें घुसूंगा तो मेरे को कई चीजें चाहिए जो मेरी मर्जी से होनी है, वो वहां हो नहीं सकती। आई कैन नॉट टेम्पर द थिंग्स, राइट? ठीक है ना। आप उस प्रॉपर्टी को तो आप अपने जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, लोग जो आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करो, इसको प्रॉफिट में लाओ, भागो, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लाओ। बड़े मतलब मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं पिलर्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे याद है वाली साहब डिस्कस किया करते थे, वो स्काई उसका विलेज का, वो काइंड ऑफ तो वो बहुत बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वाली साहब का। आई थिंक एक गगरेट में बहुत बड़ा एसजेड आ रहा था, दोनों फ्लॉप हो गए धरनों पे बैठ के। हाँ, ठीक है ना। जब वो गगरेट में जो बाद में जमीनें ढूंढी गई, जो जमीनों की लड़ाई लड़ रहे थे, पता लगा ज्यादातर कब्जे शामिल थे। मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूंगा बीजेपी या कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट में विपक्ष भी अहम रोल निभाता है। जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट के आने की बात होती है तो वो किसी और डायरेक्शन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, सोच ही नहीं है। सोच ही वही खड़ी है, धरने प्रदर्शनों से आगे नहीं बढ़ना। बिल्कुल। बड़ी स्टेट्स कामयाब, मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा कि गुजरात मॉडल कैसे बना, किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम कहीं और चलेगा दिशा में जी। गुजरात मॉडल पे मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। एक दिन मेरे साथ इसी पे लगाना एक चर्चा, फिर मैं बताऊंगा कि डेवलपमेंट कैसे होती है, और फिर एक दिन इसी पे काम करेंगे, कल परसों चौथ किसी भी दिन। बिल्कुल। टॉपिक ये होगा कि कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। बिल्कुल। तो ओवरऑल तब तक इनकी राजनीतिक पकड़ के ऊपर चर्चा हमने कर ली। राजनीतिक पकड़ बढ़िया है, हाँ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अर्थव्यवस्था वाली पकड़ है उसमें मेरे पास इनको नंबर देने के लिए भी है नहीं। तो ओवरऑल आपने ये डिस्कशन देखी, आपने कल हमारे साथ ये टॉपिक साझा किया था, तो हमने आज चर्चा की
और आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह से अपनी कुछ राय साझा करते रहिए। और आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अरविंद जी? मैंने तो पहले ही अपनी बात क्लोज कर दी कि राजनीतिक रूप से बढ़िया चल रहा है, उसमें बीजेपी को अभी रेस में बीजेपी है नहीं गई। लेकिन अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी, और जो मैं पॉइंट रख रहा हूं उनके ऊपर थोड़ी सी मंथन करें कि अर्थव्यवस्था को और बड़े प्रोजेक्ट्स बड़ी सोच के साथ कैसे आना है, तो इतिहास रचा जाएगा। जी, तो खबर 9 देखने के लिए धन्यवाद।